आरएसएस को ज्वाइन करना क्या मोटिवेशन थी उस टाइम? संघ में जो लोग जाते हैं उनका जीवन बहुत पवित्र, बड़ा अच्छा, पाक साफ होता है। जेल में शाखा? हाँ, तो हमें कौन रोक सकता था? हम कमरे में इकट्ठे हो गए, दक्ष आरम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसमें? ऑब्जेक्शन की बात छोड़ो, वार्डर इकट्ठे हो जाते थे। हाँ। बड़े खुश होते थे, देखते थे। लव मैरिज है फिर आपकी? हाँ, लव, बिल्कुल उस जमाने में। हाँ, हमने नए नए काम किए हैं। न वकालत को मैं पसंद आया, न मुझे वकालत पसंद आई। हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया 1.5-2 साल के बाद। तो जेल के अंदर भी कांगड़ी धाम नहीं छोड़ी आपने? ना, सरकार बचाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री भी रहना चाहता हूँ, लेकिन जिंदा मांस का व्यापारी नहीं हूँ। मैंने कहा मुझे तो ये खुशी है कि मैं एमएलए की नीलामी में शामिल नहीं हुआ। फेवरेट फिल्म कौन सी है? जुगनू तो नहीं है? तो मुझे याद है वीरभद्र जी कहने लगे, मजाक उड़ा रहे हो अपना, दुनिया में कहीं पानी की रॉयल्टी नहीं मिलती। अचल जी कहने लगे किताब एक मत छापना, इसमें नेताओं के नाम है। कई बार मुझे लगता था मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरी धर्मपत्नी हर कदम पर मेरे साथ खड़ी। बहुत अच्छी योजना है, जिनका कोई नहीं उनकी सरकार। मैं अखबार पढ़ता हूँ तो एक बार देख कर बदल देता हूँ। मैं कहता हूँ इसमें तो गाड़ मुहाड़ है और कुछ नहीं। और भारत की जनता ने निर्णय किया है कि श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार रिकॉर्ड सीटें से, नया रिकॉर्ड बनेगा इस बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कंगना रनौत, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, सांसद बनेगी तो हिमाचल के लिए कुछ विशेष निश्चित रूप से करेगी। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। ये है हमारा एपिसोड 30। एपिसोड 30 के साथ शुरुआत हो रही है हमारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट की। आपको पता है चुनावी सीजन चल रहा है और इस चुनावी सीजन में हम भी कूद पड़े हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट लेकर। और हमारे पहले गेस्ट बहुत ही खास हैं। इनको सिद्धांतों की राजनीति के भीष्म पितामह कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की, जो कि दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में मंत्री भी रहे। शांता जी की सरकार की अवधि तो बहुत कम थी, लेकिन उनकी उपलब्धि बहुत ज्यादा। शांता जी ने अपनी जिंदगी के काफी अनुभव हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर किए हैं, जो कि आपको जरूर सुनने चाहिए। इस एपिसोड को देखने के लिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, क्योंकि जो अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं वो बहुमूल्य हैं। आप इस एपिसोड को देखिए, सुनिए, समझिए और हमारे नए YouTube चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। सर, द हिमाचली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वी आर ट्रूली ऑनर्ड कि आज द हिमाचली पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात हो रही है। और पॉलिटिकल सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी पॉडकास्ट की, तो उसमें मेरा बड़ा मन था कि सबसे पहले सर से मिला जाए, आपकी टीम से बात करी, आपकी टीम ने कनेक्ट कराया आपके साथ। कैसे हैं सर आप? मेरा सौभाग्य है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारा क्या रहता है कि जिन भी हिमाचल की पर्सनैलिटीज से हम मिलते हैं, उनसे हम उनकी पूरी जर्नी, अब तक की जितनी जर्नी है, उनको उनके जुबानी हम जानते हैं, जितना वो बताना चाहें। सो आपके साथ भी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी शुरू से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज, वहां से हम इसको शुरुआत करेंगे, एंड देन एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स एंड देन। उससे पहले एक सवाल था मेरा, शांता कुमार जी के लिए राजनीति की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र में राजनीति की परिभाषा ये है, लोकतंत्र अर्थात जनता का जनता के लिए जनता द्वारा राज्य, और उस राज्य में जो सारी व्यवस्था होगी, चुनाव से लेकर राज्य की व्यवस्था तक, वो राजनीति है। तो लोकतंत्र में राजनीति देश के लिए होती है, देश के लिए होनी चाहिए। राजनीति वह तंत्र है जिसके द्वारा लोकतंत्र स्वस्थ होकर जनता के सामने काम करता है। क्या बात है। आपके बारे में सर एक बात कही जाती है जो हमने सुना है, और कई एक उदाहरण दिए जाते हैं कि सिद्धांतों की राजनीति करते हैं,
शांता कुमार जी, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके फैसले रहे हैं। साथ के साथ एक चीज और सामने आती है कि बहुत भावुक भी हैं। समय समय पर भावुकता वो दिख भी जाती है। तो आप बताइए ना, कौन है शांता कुमार? देखिए, मेरा सौभाग्य है, बचपन में माँ ने गीता पढ़ने की प्रेरणा दी। सनातन धर्म स्कूल थुरल में पढ़ा, गीता पढ़ाई जाती थी। गीता के प्रति प्यार माँ की गोद से शुरू हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का मौका मिला। तो मेरे जीवन की प्रेरणा गीता और विवेकानंद, और संघ की शाखा में जाने के बाद देशभक्ति, और गीता और विवेकानंद जीवन, ये पूरा ब्रह्मांड किसी नियम से चल रहा है जी। अगर 8 मिनट सूर्य की गर्मी कहीं ना मिले तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य 8 मिनट भी लेट नहीं हो सकता। इसी तरह जीवन सिद्धांत के मुताबिक चलना चाहिए। तो मेरे जीवन का सिद्धांत बन गया, और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में भी सिद्धांत के मुताबिक राजनीति की, कहीं पर कभी किसी प्रकार से समझौता नहीं किया। मुझे इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इसी चीज के लिए आपको जाना भी जाता है। और सर, शुरुआत करते हैं आपके चाइल्डहुड डेज से। इस 12 सितंबर को जीवन के 90 वर्ष पूरे कर रहा हूं, और आज जब मैं अपने जीवन की तरफ पीछे मुड़कर देखता हूं तो बचपन की सबसे पहली घटना याद आती है, जिसके कारण आंखों में आंसू भी आते हैं। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे, बहुत बढ़िया जीवन था, नौकर, ये वो सब कुछ। 1942 में भवारना में थे, मैं 5वीं में पढ़ता था, बीमार हुए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो मुझे जीवन की सबसे पुरानी बात याद आती है कि पिताजी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, और पोस्ट ऑफिस में जो कोई हमारे एक संबंधी थे, वो मुझे और बड़े भाई को बुलाकर कह रहे हैं कि भाई ये तो चले गए, अब आपको पूरा परिवार संभालना है। माँ की रोती हुई आवाजें, भाई बहन, और दूसरे दिन सारा सामान इकट्ठा करके बस में रख करके अपने गांव गढ़ी बुला। कहाँ वो जीवन था उस युग में, पोस्ट मास्टर, और क्या घर में आकर के आर्थिक कठिनाइयों का जीवन। कोई नजदीक स्कूल नहीं था। गढ़मुरा से 5 किलोमीटर दूर थुरल SD स्कूल, वहां मैंने प्रवेश ले लिया, और 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, ऊंची नीची चढ़ाई। लेकिन माँ ने गीता पढ़ाई थी, इसलिए मेरा अधिकार केवल कर्तव्य में है, बाकी उसने करना है। तो जीवन प्रारंभ हुआ, कठिनाइयां उसमें, लेकिन माँ, मेरी माँ, कहाँ तो माता जी पोस्ट ऑफिस के अंदर कितने लोगों का सम्मान प्राप्त करती थी, नौकर, और कहाँ घर में सारा काम करने लगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि उस वक्त का गांव का जीवन इतना परस्पर सहयोगी था। हमें नहीं लगा कि हम यहां पर अकेले हैं, आस पास के लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिर थुरल में मैं पढ़ने लगा, पढ़ाई करता रहा। परीक्षा के अंतिम 3 महीने घर से दाल चावल लेकर के ले जाना, और थुरल में कोई कमरा किराए का लेकर 3-4 लड़कों ने इकट्ठे रहना, अपना खाना बनाना, पढ़ाई करनी। फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक किया। लेकिन उन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया, और थोड़े से संपर्क के बाद ही मैं पूरी तरह से समर्पित हो गया, और
17 वर्ष की आयु में 1951 में फिर से मैट्रिक पास करने के बाद घर परिवार छोड़कर मैं संघ का प्रचारक बन गया। एक बार माँ का संदेश आया, ठीक है तुम जीवन भर प्रचार कर लो, एक बार मुझे मिल तो जाओ। घर आया। माँ आर्य समाज परिवार से थी। माँ कहने लगे मुझे कोई तराज नहीं है, तू पूरा जीवन देश का काम करना चाहता है, लेकिन ये देखिए कौन है सामने, मेरी बहन, इसकी शादी कौन करेगा। माँ ने कहा तुम दोनों भाई साल 2 वर्ष काम करके, मेरे बड़े भाई तो सर्विस में थे, इसकी शादी करो, फिर मैं तुझे अपने हाथ से भेजूंगी। अच्छा लगा। वापस गया, अपने संघ के जो प्रमुख प्रचारक से बात की। मैंने कहा 2 वर्ष की छुट्टी। घर आ गया। अब घर में क्या करूं? बहन की शादी के लिए पैसा चाहिए। पिताजी के परिचित थे पंडित अमरनाथ जी, उनके पास गया। कहने लगे बेटा मैं तेरी मदद तो करूंगा, लेकिन संघ वंग के चक्कर से मत जाना। तो मुझे हंसी भी आई, पर चुप रहा। बैजनाथ के नजदीक कृष्णनगर में उन दिनों सनातन धर्म स्कूल चला था, वहां मुझे अध्यापक लगा दिया। और बैजनाथ में क्योंकि मैं पहले रहा था, पिताजी वहां रहे थे तो परिचित था, तो बैजनाथ में रहता था, साइकिल पर कृष्णनगर जाता था। और 17 दिन हुए थे नौकरी लगे हुए। कश्मीर आंदोलन 370 को खत्म करने के लिए शुरू हो गया और मुझे आदेश हुआ पार्टी की ओर से कि आपको जिला कांगड़ा का जत्था लेकर पठानकोट में सत्याग्रह करना है। श्री देवराज जी थे आरएसएस के प्रचारक। मैंने कहा देवराज जी मैं तो आपसे छुट्टी लेकर बहन की शादी, कहने लगे हम संघ के स्वयंसेवक है ना, तो सबसे पहले देश। मैंने कहा देश। बस 17 दिन की नौकरी छोड़कर पठानकोट में सत्याग्रह किया। गुरदासपुर की जेल में 300-400 थे लोग, मस्ती से रहते थे। फिर एकदम आदेश हुआ कि 19 वर्ष तक के जो लोग हैं वो अलग हो जाओ, उनको बच्चों की जेल में भेजेंगे। तो हम में से कोई 19 वर्ष का नहीं रहा। मेरी 20 साल उम्र है, मेरी 21 साल है, 22 साल है। डॉक्टर बुलाया गया जेल में और डॉक्टर बुलाता था, दांत दिखाओ, ये करो वो करो। हम 20 लोगों को चुनकर गाड़ी में बिठाकर हिसार जेल, जून का महीना, भयंकर गर्मी, और कांगड़ा से पहली बार हम निकले और वहां जाती आदेश हुआ कपड़े खोलो, जेल का कपड़े पहनो। तो गुरदासपुर में ऐसा खुश नहीं था। हमने कहा क्यों? कहते अब कैदी। मैंने कहा नहीं, हम तो राजनीतिक कैदी हैं, नहीं पहनेंगे कपड़े। झगड़ा हुआ, हमारी बुरी तरह से हमें पीटा गया, सेलों में बंद किया गया, 3 दिन भूख हड़ताल पर रहे। खैर उसके बाद 8 महीने वहां पर, लेकिन 8 महीने इतनी भयंकर गर्मी थी कि बनियान और कच्छा, इसी में 8 महीने निकाले। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, 19 वर्ष से कम आयु के वो जो लोग थे, किसी के मन में कोई कमजोरी नहीं थी। कश्मीर भारत मां का शीश है, उसको बचाने के लिए अगर जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा तो रहेंगे। ये समर्पित कार्यकर्ता था भाजपा का, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 8 महीने के बाद फिर हम आ गए। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा भी पीछे ले जाना चाहूंगा, बिकॉज आपने इतने सारे इवेंट्स बताए अभी। मैं बात करना चाहूंगा, इफ यू आर कंफर्टेबल, मदर के साथ कैसा रिलेशन था? माता जी के साथ बड़े प्यार का रिलेशन था मेरा। और माता जी, मैंने कहा ना कि इतने प्यार का था कि माता जी ने ठीक है तू प्रचारक रहना चाहता था रहे, लेकिन बहन की शादी करके चला गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी माँ का दिल कितना बड़ा था। मैं तुम्हें खुद भेजूंगी, तो बड़े प्यार के संबंध थे माँ के। बट आपके मन में क्या आई उस टाइम पे? बिकॉज आपको पता है कि ठीक है, वो एक एज भी वैसी होती है। आरएसएस को ज्वाइन करना
के लिए क्या मोटिवेशन थी उस टाइम? देखिए, देशभक्ति, मुझे जीवन देश के लिए अर्पित करना चाहिए। और देशभक्तों के, शहीदों के, क्रांतिकारियों के पुस्तकें पढ़ी थी, तो फिर मन में आया कि देश, ये इस बार का जीवन देश के लिए अर्पित करना चाहिए मुझे। मैं प्रचारक रहूंगा, जीवन भर प्रचारक रहूंगा, ऐसा निश्चय थोड़ा सा संघ से संपर्क आने के बाद ही मेरा हो गया। तो जब आपने आरएसएस ज्वाइन किया था तो माता जी ने अलाउ कर दिया था स्टार्टिंग में ही? कोई ऐसा? मैं थुरल में शाखा में जाता था, घर में तो पता नहीं था, उनको तो बाद में पता लगता था। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा था ना कि संघ की शाखा में जाने के कारण मेरा जो जीवन का सारा रचना थी, क्या ऐसी सीख थी? सच बोलना, अच्छा बोलना, सबसे बड़ा अच्छा व्यवहार करना। ओके। तो एक तो धारणा थी वहां पर कि संघ में जो लोग जाते हैं उनका जीवन बहुत पवित्र, बड़ा अच्छा, पाक साफ होता है, इसलिए परिवार के लोग अच्छा मनाते थे। हाँ, जब उनको मेरा घर छोड़ रहा हूं तब उनको बुरा लगा। पर संघ के लोगों के बारे में एक बात और भी बोली जाती थी कि संघ में जो गया वो शादी नहीं कर, शादी से उसका थोड़ा वो है, ये भी बोली जाती थी। प्रचारक का मतलब यही है जी कि जीवन भर प्रचारक रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, घर परिवार नहीं बनाऊंगा। तो ये तो है, यही होता था ना, प्रचारक तो वही होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि बड़ा मुश्किल हुआ होगा माँ के लिए भी उस तरीके से अलाउ करना कि जाइए आप। लेकिन ऐसा था ना कि वो आयु ऐसी होती है कि एक बार पढ़ा, दिल किया, तो वो जुनून, उसको जुनून शब्द से कहा जाता, फिर कोई चिंता नहीं। यानी मैंने कहा ना, 17 दिन की नौकरी है भाई, बहन की शादी, देश पहले। हाँ, देश पहले, देश पहले, बाकी सब बात। चलो, क्या बात है। तो आप जब ये जेल का किस्सा बता रहे हैं, हिसार वाला, कैसे दिन थे वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना। कठिन दिन थे, काफी कठिनाई में जिंदा, लेकिन कठिन नहीं मालूम हुआ, क्योंकि हमें लगा कि हम देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और इकट्ठे बैठते थे, गाने गाते थे, शहीदों की चर्चा करते थे। तो कठिनाई होती थी, लेकिन कठिनाई अनुभव नहीं हुई। क्यों अनुभव नहीं हुई? हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, और हम उस देश के हैं जिस देश से भगत सिंह लगे उन्होंने फांसी के फंदे चूमे हैं। तो ये सारी शिक्षा संघ में दी जाती थी, इस प्रकार की पुस्तकें हम पढ़ते थे, इसलिए किसी किस्म की कमजोरी मन में नहीं आई। क्या रूटीन होती थी उस टाइम पे जेल में? हम सुबह उठते थे, शाखा लगाते थे, व्यायाम करते थे। जेल में शाखा? हाँ, तो हमें कौन रोक सकता था? हम कमरे में थे, इकट्ठे हो गए, दक्ष आरंभ, भारत माता की जय। कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसमें? ऑब्जेक्शन की बात छोड़ो, वार्डर इकट्ठे हो जाते थे। हाँ। बड़े खुश होते थे, देखते थे। हम जब गाने गाते थे तो गाने सुनते थे। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, ऐसे मस्ती में। कितने लोग होंगे सर आप उस टाइम पे? हम 20 लोग थे। 20 लोग? केवल 20 लोग थे। ठीक है, फिर आप जेल से वापस आ गए 9 महीने के बाद? उसके बाद बहन की शादी? तो वापस आकर फिर मैं भाजपा में सक्रिय हो गया। भारतीय जनसंघ उस टाइम? भारतीय जनसंघ में। यस, उस भारतीय जनसंघ था। मैंने कहा मुझे संघ की तरफ से भी कहा तो भारतीय जनसंघ में काम करो, और भारतीय जनसंघ में सक्रिय होकर फिर तो पूरा जीवन बस चलता रहा। भगवान की कृपा से ना कभी थका, ना कभी रुका, ना कभी झुका। आप फिर दिल्ली चले गए थे? हाँ, कुछ दिन यहाँ रहने के बाद जी। फिर मैं केवल मैट्रिक किया था, पढ़ाई करने की बहुत इच्छा थी। और आपको मैं बताऊं कि देश का पहला चुनाव 52 में भारतीय जनसंघ की तरफ से पंजाब नेशनल बैंक के मालिक युद्धवीर लाला, उनको टिकट दिया गया। तो पंडित अमरनाथ जी मुख्य ऑर्गेनाइजर बने। तो मुझे पंडित जी ने कहा तो एक डट के काम करो, ये जीत जाएंगे, तेरी पढ़ाई का पूरा इंतजाम ये कर देंगे। फिर तो 2-3 महीने दिन लगा कर काम किया, मैंने डट करके काम किया, और चुनाव हो गया, परिणाम निकला तो उनकी जमानत जब्त हुई। वो भाग गए, तो हमारा वो भी सपना अधूरा रहा। फिर मैंने जेबीटी मुझे पंडित अमरनाथ जी ने करवा दी थी। मैं थुरल स्कूल में अध्यापक भी लगा थोड़े दिन के लिए, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना चाहिए। मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर के संघ का काम तो करता रहा,
फिर वहाँ डीएवी स्कूल के अंदर अध्यापक लगा, और फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की प्राइवेट, और फिर मैंने इवन क्लासेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर लॉ किया। और सब कुछ करने के बाद फिर मेरा निर्णय था कि मैं लॉ करने के बाद कम से कम 2 साल संघ का प्रचारक रहूंगा। आप जब कहते हैं कि संघ का प्रचारक आप थे उस टाइम पे, तो थोड़ा सा बता सकते हैं आपके क्या दायित्व होते थे उस टाइम एज ए संघ के प्रचारक के रूप में? मैं देखिए ना, जब मैं स्कूल में था तब तो मेरे माताजी भी वहीं थे, वो तो जीवन वैसे चलता रहा जी। लेकिन फिर मैंने सबको कहा कि मेरा निर्णय है, तो मैं LLB पास करने के बाद मैंने कहा, तो भी संघ की ओर से मुझे अम्बाला प्रचारक भेजा गया। ओके। तो मैं अम्बाला का प्रचार का इंचार्ज था। जितनी शाखाएं लगती थी उनको देखना, स्वयंसेवक को तैयार करना, उनको तैयार करना, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना, चरित्र निर्माण करना, ये सारा काम होता था। तो 2 साल अम्बाला में लगाए मैं। फिर अम्बाला के बाद मुझे कहा गया कि अब कुछ दिन कांगड़ा में। फिर मैंने 2 साल कांगड़ा में संघ का प्रचारक रहा, काम करता रहा। और फिर शायद 61 में मैंने कहा कि अब मेरी इच्छा है कि मैं वकालत शुरू करूं, परिवार में जाऊं। फिर 61 में पालमपुर में मैंने प्रैक्टिस शुरू की। ऐसा होता है, मतलब आप जिस तरीके से बता रहे हो वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका जब मन नहीं है, आपको जब अगर कुछ और करना है तो आप क्लियरली बताइए कि अब मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, एंड वहां से भी आपको इजीली हो जाता है। उनका इतना होता था कि आप कहीं भी जाओ लेकिन संघ की शाखा में जरूर जाना। अच्छा। जीवन में कुछ भी करो जी। स्वयं सेवक रहना, संघ के विचारों का प्रचार करते रहना। तो फिर आप वापस आए पालमपुर? वापस वकालत शुरू की। बहन की शादी कब हुई फिर? हाँ, ऐसा हुआ कि दिल्ली में जब मैं था जी। तो स्कूल में ही मेरा परिचय हो गया था संतोष से, और बहुत निकटता आई, और ये निर्णय हुआ कि हमको जीवन साथी बनना है। पर मैंने कहा कि देखो, मेरा निर्णय है कि मैं LLB करने के बाद 2 साल प्रचारक रहूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, कब शादी होगी इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन हम दोनों, तो ऐसा निर्णय था। उसके बाद जब वकालत हमने शुरू की, उसके बाद फिर मेरी शादी हुई, फिर धर्मपत्नी भी आ गई, फिर हमने इकट्ठे जीवन शुरू कर दिया। तो लव मैरिज है आपकी? लव मैरिज है फिर आपकी? हाँ, लव मैरिज, बिल्कुल। उस जमाने में? हाँ, हमने नए नए काम किए हैं। नींव रखी है आपने आगे के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि संघ प्रचारक और फिर उस तरीके से उस जमाने में, और फिर बहुत बहुत। देखिए, मैं उनको कहता था मान्य माधवराव मुले, जो उत्तर भारत के इंचार्ज थे और दिल्ली में संघ के बड़े प्रचारक थे। मेरा बड़ा व्यक्तिगत के साथ संबंध था। उनको पता था कि भाई मैंने LLB के बाद 2 साल संघ के प्रचारक रहने हैं। फिर कहीं से उनको पता लग गया कि भाई इसका, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी जो स्वयं सेविका समिति का काम था उससे बड़ी एक्टिव हो गई थी, दिल्ली की इंचार्ज थी वो, तो उनको कहीं से पता लग गया कि इनका कुछ ऐसा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बड़े नाराजगी गुस्से के साथ, मान्य माधवराव जी, आपके साथ जो मेरा प्रण है कि LLB करने के बाद 2 साल प्रचार, वो पक्का है। कहते फिर मैंने कहा उसके बाद विवाह होगा। फिर उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया, गुस्सा खत्म। कहेंगे ठीक है, प्रचारक हो जाओ, तुम्हारा विवाह की व्यवस्था हम करेंगे। मतलब सर मान गया मैं, बोल्डनेस आपके अंदर उस टाइम से ही है कि जो बोल दिया वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ऑफ क्लैरिटी ऑफ डिसीजन, वो उसी वक्त से था। जीवन के जो तय कर लिया, ये ठीक है, इसलिए तय किया, इसलिए करना है। क्या बात है। मैं बात कर रहा था उससे पहले, एक्चुअली शायद थोड़ा सा मिसहर्ड हो गया, बहन की शादी कब हुई? हाँ, फिर उसके बाद मैंने कहा ना कि मैं, पंडित अमरनाथ जी ने मुझे JVT कराई जी। फिर मैं टीचर लगा, फिर शायद 2-3 साल अध्यापक रहा। फिर हमने पैसा इकट्ठा, बड़े भाई साहब एयरफोर्स में थे, तो फिर सारा मिल मिलाकर व्यवस्था की, और फिर बहन की बड़े अच्छे प्यार से शादी हो गई। फिर हम निश्चिंत हो गए। माता जी खुश हुई? फिर बहुत खुश हो गए। तो जब आपकी शादी हुई मैम के साथ, घर वाले इजीली मान गए थे? उनके बड़ी मुश्किल से माने, लेकिन मान गए। हाँ, वही जानना चाहूंगा, क्योंकि संघ प्रचार, उनको एक बात पता थी ना कि अभी इसने जो तय कर लिया है वो तो इसने करना है।
इसलिए थोड़ी बहुत परिवार में थोड़ी रिश्तेदार कुछ नाराज हुए, लेकिन फिर माता जी मान गए और हो गए, शादी हो गई ठीक ठाक। और उनकी तरफ से हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर आप वापस आते हैं और उसके बाद जहां तक मेरी देखिए उस बाद ये हुआ कि वकालत तो न वकालत को मैं पसंद आया न मुझे वकालत पसंद आई। हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया 1.5-2 साल के बाद। मैं ये बहुत बड़ी लाइन बोली अच्छी आपने। लगी मुझे पहला मुकदमा मिला, एक बंगाली परिवार का व्यक्ति, उसने चोरी की थी, तो वो मुकदमा मिला। तो मैंने पूछा श्रवण कुमार जी को क्या करना है, कहते गवाहियां तैयार करो कि इसने चोरी नहीं की है। मैंने कहा श्रवण कुमार जी कैसे झूठी गवाहियां बड़ा तमाशा हुआ। खैर जैसे तैसे मैंने कहा वकालत करनी है तो जैसे तैसे करता गया। लेकिन हुआ क्या कि वो मुकदमा फेल हो गया और उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा हो गई और मुझे रात को नींद नहीं आई। तो इस कुछ केसेस करता रहा मैं, 1.5 साल पता नहीं जैसे तैसे रहा। फिर मुझे लगा मेरे बस की बात नहीं है, तो वकालत छोड़ करके क्या करूं। फिर कुछ मित्रों से सलाह की, फिर पालमपुर में प्रिंटिंग प्रेस लगाया, प्रदीप प्रिंटिंग प्रेस, ओके। और एक प्रदीप नाम से अखबार निकाली। तो प्रेस ठीक ठाक चला, परिवार का थोड़ा वो गुजारा होता रहा, ज्यादा नहीं। उन्हीं दिनों फिर मैं भाजपा में एक्टिव हो गया था। फिर 67 में पहला असेंबली का चुनाव श्री कुंज बिहारी लाल पटेल के मुकाबले पर छोटा सा शांता कुमार, एक जोरदार चुनाव हुआ। मैं 9 या 10 हजार से हार गया। लेकिन उसके बाद मैं राजनीति में चलता रहा, प्रेस भी चलता रहा। फिर 72 में मैं एमएलए बन गया और फिर तो मैं पूरी तरह से राजनीति में आ गया। आप अभी एमएलए तक पहुंच गए, उससे पहले आप पंच भी बने? हाँ, जब मैं वकालत शुरू की तब पंचायत राज शुरू हुआ पहली बार, और मुझे गांव के लोगों ने कहा प्रधान बनो। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने कहा नहीं, प्रधान तो नहीं, क्योंकि मुझे वकालत करनी है, मैं पंच बनता हूं। तो गांव के कुछ नौजवान इकट्ठे हुए। गांव हमारा गढ़जमूला जो है वो एक तरफ राजपूत रहते हैं तो ब्राह्मण रहते हैं, बीच में हरिजन रहते हैं। तो कभी ब्राह्मण सरपंच बनता था, कभी राजपूत बनता था। हम 4-5 नौजवान इकट्ठे हुए। मैंने कहा यार बेचारे जो हरिजन है बीच के, ये बनाने के लिए इनमें से नहीं हो सकता। तो दूसरों ने कहा बड़ी अच्छी बात है यार। और अब उस युग में हमने कहा सरपंच हरिजन होगा और हम पंच होंगे। तो हम हरिजनों की बस्ती में गए। जिसको कहें ना भजिया, ना भाई क्या गला कर दे, हाँ ना भजिया, ना ना ना, कोई तैयार ना हो। एक सिकुर राम जी, हमने उनको बहुत प्यार से समझाया कि ठीक है। चुनाव हुआ और उसमें श्री सिकुर राम जी जीत गए, पंच बन गए। क्या बात है। और पूरे कांगड़ा में उसकी बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई पहली बार। और शांता कुमार, पंडित शांता कुमार उनके नीचे पंच हैं और श्री शुक्र राम प्रधान है। तो बचपन से कुछ ऐसी बात थी कि कुछ नहीं, क्यों ना हो, हरिजन क्यों ना। ये हरिजन नहीं है, ये मनुष्य है, बराबर है। हमारे शास्त्रों में कोई इस प्रकार का भेद नहीं है। और आप हैरान होंगे, जब वो सरपंच चुने गए, पहली जब मीटिंग होने लगी तो हम सारे बैठ कर, वो वहां खड़े आगे ना आए। ओ ना भजिया, मैं थू भाई आंदा। मैं उठा, मैंने उसको गले से लगाया। मैं कहा शुक्र राम जी, मेरे वेद मेरे शास्त्र कहते हैं आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है। आप अब पंचायत के प्रधान हैं, दोबारा ये बात बिल्कुल ना हो, चलिए। और उनको ला करके वहां बैठाया। उस युग में लेकिन जो ठीक है वो करना चाहिए। और इस बात से मेरे माताजी बहुत खुश थे, क्योंकि माताजी आर्य समाज परिवार से आए थे, बहुत खुश थे। लेकिन हमारे पिताजी के चाचा जी, उनको हम बाबा कहते थे, बहुत नाराज। जब चुनाव हो गया मैं बड़ा खुश हुआ, घर आया। माँ ने कहा पहले बाबा को मिल के आओ। बाबा जी के तरफ क्या कहते, खबरदार आगे मत बढ़ना। मैंने कहा वहीं रहना। कहने लगे तूने वकालत शुरू की थी, हम सोचते थे परिवार का सर ऊंचा होगा, तूने हमारे परिवार का सर नीचे कर दिया है हरिजन को प्रधान बना करके।
खबरदार दोबारा मत आना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चला जाओ। ओ, मैं आया, माता जी के चरण छुए। माता जी, बेटा कोई चिंता ना करो, कोई चिंता करो, ऐसे होता है। थोड़े दिन के बाद ठीक हो गया। सही के लिए स्टैंड लेने वाली बात है। 4-5 नौजवान थे मेरे साथी गर्जमूला के, वो खड़े हुए और हमने यही कहा, कौन से वेद में लिखा है कि कोई हरिजन होता है? कौन से शास्त्र में लिखा है? मुझे बताओ। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है सब बराबर है, मनुष्य बराबर है। तो लोगों ने हमारी बात सुनी, वोट दिए और प्रधान शुक्र राम प्रधान चुने। बताइए, उस जमाने में आपने कितनी प्रोग्रेसिव थॉट्स रखी थी। फिर शिकरू राम जी ने अच्छे से काम किया। हाँ, पूरे 5 साल का। हाँ, ये होता था कि कोई चिट्ठी आती थी उनको तो चिट्ठी लेकर पालों पर रह जाते थे मेरे पास, क्या लिखा है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। लेकिन बड़ी ईमानदारी से काम किया उसने। गर्जमूला से पालम पर जी। मेरे पास आ जाना, चिट्ठी पढ़नी, फिर क्या करना क्या कर लेना। और मैं कोशिश करता था हर महीने घर जाना, पंचायत की मीटिंग करनी। पंचायत के काम को किसी किस्म का कोई कमी हमने नहीं होने दी। उसके बाद फिर जिला परिषद? हाँ, उसके बाद पंचायत समिति का चुनाव हुआ, उसका मेंबर बन गया। फिर जिला परिषद का चुनाव हुआ, तो जिला परिषद में भी हमारे काफी लोग आ गए। तो उसमें हुआ क्या कि एक मजेदार बात हुई कि उस वक्त कांगड़ा जिला में सबसे मजबूत पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होती थी। ओके। बहुत काम था कम्युनिस्ट पार्टी का, और जिला परिषद में भी कम्युनिस्ट काफी चुने गए। और कम्युनिस्टों ने राणा कुलतार चंद जी को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाना तय कर दिया। अच्छा। अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। हम जनसंघ के जो लोग इकट्ठे हुए थे, क्या करें? फिर हमने एक तरीका किया, कुछ कांग्रेस के अच्छे लोग चुने गए, उनसे बातचीत हुई। अच्छा। और भारतीय जनसंघ और कांग्रेस का समझौता हो गया। अच्छा, साल 65-66 की। ओके। भारतीय रंजीत सिंह जी, अच्छा, ऊना के ठाकर रंजीत सिंह, बड़े प्यारे व्यक्ति थे, बड़े मित्र बन गए मेरे। वो कांग्रेस के, और हमने कहा ठीक है, कम्युनिस्टों का मुकाबला करने के लिए हमको इकट्ठे होना चाहिए। और उस वक्त की राजनीति में कांगड़ा जिला परिषद में हम इकट्ठे हो गए, और उस इकट्ठे होने में रंजीत सिंह जी को जिला परिषद चेयरमैनशिप के लिए खड़ा किया और मुझे खड़ा किया वाइस चेयरमैन जी। लेकिन हुआ क्या कि मेरे मुकाबले पर उनकी तरफ से बिद्दू राम जोशी, ओके, पंजाब के मशहूर जोशी, मुख्यमंत्री कैरों की कार खड़ी होती थी उनके घर के पास। अच्छा जी। जो ही उनका नाम आया तो लोगों ने मुझे कहा, मूर्ख है तू, नया नया उठ जा, चुनाव मत लड़ यहाँ से। तो मुझे याद है हमारी पार्टी के सेक्रेटरी होते थे अभिमन्यु चोपड़ा, एडवोकेट धर्मशाला के, तो वो जोर से कहने लगे, हम साबित करेंगे जोशी वो है, हम है। क्या बात है। चुनाव हुआ, मैं 1 वोट से जीता। अच्छा। लेकिन रंजीत सिंह जी प्रधान बन गए, मैं उप प्रधान बन गया। फिर कुछ दिन के बाद वहां को बाई इलेक्शन हुआ, रंजीत सिंह जी एमएलए बन गए, तो मैं फिर प्रधान बन गया। तो जिला परिषद की 1 टर्म हमने पूरी इस प्रकार से की। वो हिमाचल प्रदेश के पंचायत राज का पहला जिला परिषद था, पहली पंचायत थी, और उसमें भी भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। हमने कहा कम्युनिस्ट नहीं आने देने। ओह, उस जमाने की बातें। तो उसके बाद फिर आप विधायकी का चुनाव अपना हार गए थे, उसके बाद फिर आपने फिर वापसी 72 में मैं एमएलए बन गया। 72 में एमएलए बना, और 2-3 साल के बाद इमरजेंसी लग गई। यस। फिर हम जेल चले गए, 19 महीने जेल में रहे। सर, इमरजेंसी की ना खबरें हमने सुनी है, ठीक है। अब इतनी एज तो मेरी है नहीं कि मुझे उस टाइप का कुछ पता हो ज्यादा। क्या आप थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे? देखिए, हुआ ये कि गुजरात के अंदर कोई आंदोलन हुआ, वहां पर जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ नौजवानों का आंदोलन हुआ, और उसमें पूरे देश में कांग्रेस की करप्शन के खिलाफ एक वातावरण बन रहा था। ओके। तो उसके खिलाफ वहां पर आंदोलन हुआ, कुछ लोग खड़े हुए, उसको आंदोलन बिहार में होने लग पड़ा, और बिहार के आंदोलन के लोगों ने जयप्रकाश नारायण को कहा, आप हमारा नेतृत्व करिए।
अच्छा जी। तो धीरे धीरे जयप्रकाश आगे आए और सभी पार्टियां इकट्ठी होने लग पड़ी और हुआ कि जयप्रकाश जी ने नारा दे दिया कि इस व्यवस्था को बदलो। देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने बढ़ाया है, उसको बदलने के लिए फिर एक वातावरण बना और उस वातावरण में फिर आंदोलन ये वो सारा बड़ा कुछ कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ हो गया। एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से राजनारायण ने मुकदमा किया था इंदिरा गांधी पर और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला हो गया। और ये भी इंदिरा गांधी के खिलाफ किस चीज के लिए? के गलत तरीके से चुनाव जीता है, अच्छा। करप्ट तरीकों से चुनाव जीता है, उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। तो उस आधार पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ और वो 6 साल के चुनाव नहीं लड़ सकती। देश में सारा माहौल खड़ा हो गया और उस पर फिर इंदिरा गांधी को लगा कि ये उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। अच्छा। इमरजेंसी का तो सब लोग एकदम जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई सब। मैं उन दिनों एमएलए था जी। मेरी धर्मपत्नी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, उसने एलटीसी का तो परिवार भारत भ्रमण की तैयारी कर रहा था जी। तो मैं जब जाने लगा तो धर्मपत्नी ने पूछा कि कब आओगे? मैंने कहा कल मीटिंग है, परसों आ जाऊंगा। और वो परसों 19 महीने नहीं आया। दिल्ली शिमला गया जी। और गिरफ्तारियां शुरू हो गई, हम पकड़े गए। तो इमरजेंसी का मतलब ये होता था कि विपक्षी संविधान के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। यानी हालत ये थी कि जब हम गिरफ्तार हो गए तो हमने कहा किस लिए पकड़ा हमको, हमारा अपराध तो बताओ। तो फिर हमारे तरफ से हाई कोर्ट के अंदर एक केस किया गया कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव, हमें बताया तो जा क्यों पकड़ा गया। तो वहां सरकारी वकील की तरफ से कहा गया संविधान के सारे मूल अधिकार सस्पेंड हैं और राइट टू लिव भी नहीं है। अच्छा। तो पूरे संविधान को खत्म कर दिया और इमरजेंसी लागू कर दी, कोई कानूनी कोई कुछ नहीं, जिसको जैसे चाहे पकड़ो अंदर। पूरा देश जेल खाना बन गया। तो 19 महीने फिर हम जेल में रहे। लेकिन देखिए हमारी जेल भी बड़े मजेदार जेल थी। मैंने गीता पढ़ी थी। 5-7-10 दिन तो उदास रहा कि बच्चे पैकिंग कर रहे हैं, भारत भ्रमण होगा, मैं यहाँ फंस गया, क्या होगा। फिर एकदम ख्याल आया कि अच्छा ठीक है प्रभु, तेरी ये मर्जी है तो ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार तो केवल कर्म में है, बाकी तो फिर मैं कुछ राधारमण शास्त्री मेरे साथ थे और हमने कहा कि देखो भाई कुछ पता नहीं है कितने दिन जेल में रहना है, बीमार होकर नहीं निकलना, कमजोर होकर के नहीं निकलना। तो फिर जेल में योग भी, प्राणायाम भी, गीत भी, मस्ती भी और इस प्रकार का मस्त जीवन हमने व्यतीत किया। बेसिकली आपकी और 3 पुस्तकें लिखी मैंने वहां। इससे दुगना कमरा था, 20 लोग रहते थे। 20 लोग एक कमरे में? हाँ, भर दिए उन्होंने, मतलब 20। बाकी ग्राउंड था, उसमें हम घूमते फिरते थे। लेकिन बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत किया हमने। सेहत बनाई और बहुत बढ़िया मस्ती में सब लोग रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे। याद तो आती थी घर की याद आती थी, आंखों से आंसू भी निकलते थे, सब कुछ होता था। लेकिन फिर भी हमने बड़े अच्छे तरीके से एक प्रकार से 19 महीने जेल में नहीं, एक आश्रम में व्यतीत किया हमने। बहुत पढ़ा, बड़ी पुस्तकें अपने रिश्तेदारों से मंगवा लेते थे। पूरा वेदांत मैंने पढ़ा, विवेकानंद का पूरा साहित्य पढ़ा, ओशो का पूरा साहित्य मैंने वहां पढ़ा। और आप हैरान होंगे, लगभग 100-150 पेजेस की एक किताब रोज पढ़ लेता था। अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को लिखता था, जेल में आने की जरूरत नहीं, आप आओगे तो परेशान हो जाओगे, मुझे ये किताबें भेज देना। तो आप चिट्ठी लिखते थे? चिट्ठी लिख देते थे, किताबें आ जाती थी। मैं जब जेल से निकला तो चद्दर में लपेट कर इतने बड़ा ढेर किताबों का लाया था। क्या बात है। खूब पढ़ा, बहुत पढ़ा मैंने भी, बाकी भी पढ़ते थे। जो आपने बात बोली कि
जेल में नहीं, हमने आश्रम में समय बिताया। ये जो थॉट थी, ये जो संस्कार थे, ये सारे संघ के ही संस्कार थे सारे। हाँ, संघ के संस्कार थे, संघ के संस्कार थे और गीता के संस्कार थे। गीता के संस्कार के भाई तू कर्म कर सकता है, बाकी उस पर छोड़ दे जी। तो हमने कर्म तो ठीक किया, हमने कोई बेईमानी नहीं की, कोई चोरी को डकैती नहीं की कि जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद भी अगर प्रभु चाहते हैं कि जेल में रहना तो मंजूर है हमको। क्या बात। तो मंजूर है, लेट अस सेलिब्रेट। ये भगवान की इच्छा तो सेलिब्रेट करो, नाचो गाओ मौज करो। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है प्लीज, दिनचर्या कैसी होती थी, क्या क्या रहता था वहां पे? किताबें पढ़ने के दिनचर्या तो अलावा? ये थी कि हम क्योंकि मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंस्टीट्यूट कोई एक्ट था, उसके अंदर पकड़े गए थे, तो हमें खाना बनाने के लिए कैदी मिल गया था और हमें 3 रुपए प्रति या 4 रुपए प्रति ऐसा पैसा मिलता था। तो वो सारे पैसे की हम लिस्ट बनाते थे और अपना सामान मंगवा लेते थे और वो उस कैदी से खाना बनाते थे। लेकिन खाना बनाने में भी मैं और राधा रमन शास्त्री, कभी मैं कांगड़ा का मदरा बना रहा हूँ, कभी राधा रमन शास्त्री शिमला के सिकड़ू बना रहे हैं। अच्छा जी। तो खाना भी आनंद से बनता था और मौज मस्ती से सारे खाते थे। तो जेल के अंदर भी कांगड़ी धाम नहीं छोड़ी आपने? ना, क्योंकि किचन हमारा अपना था, ऐसी व्यवस्था थी। तो उसमें इसलिए सारी मस्ती में गाना गाते थे, मस्ती से खाना खाते थे, खाना बनाते थे, सैर भी करते थे। हाँ, कभी कभी किसी को घर से चिट्ठी आती थी, वो कोने में उस चिट्ठी को पढ़ता था तो आंखें आंसू बहाता था, उसके साथ थोड़ा थोड़ा प्यार करते थे। और फिर उसके बाद हमारे एक प्यारेलाल बेरी थे, वो बड़े शेर बोलते थे। फिर वो उसके बाद थोड़ी देर उसके आंखों के आंसुओं से पूछ करके फिर सबको इकट्ठा करते थे, फिर कहते थे हंसो आज इतना कि इस शोर में, जोर से हंसते थे, हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। फिर जोर से गाते थे, उसको साथ लेकर के, उसकी आंखें पहुंचते थे, फिर साथ लेकर के गीत गाते हुए हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। वो उन दोनों कहा करते थे कि जेल में जब कोई नया व्यक्ति आता ना तो कैदी पूछते हैं क्या करके आया, कितनों को मार के आया। अच्छा। तो हम कहते थे भी हमें तो पता नहीं हमने क्या किया। तो वो बेरी एक शेर बोलते थे उन दोनों, गुनहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ। गुनहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ। सजा तो जानता हूं मैं, सजा तो जानता हूं मैं, खता जाने खुदा क्या है। तो मस्ती में ये बेरी जी बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हैं मुझे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन। कहाँ से थे वो? भारतीय मजदूर संघ के होल टाइमर थे और पंजाब से थे और वो भी प्रचारक थे। अच्छा। मेरे साथ बड़ा निकट का संबंध रहा उनका, जेल से छूटने के बाद भी। जेल से बाहर आने के बाद? जेल से बाहर आए तो उन दोनों जो फिर नेताओं की जनता पार्टी बन गई। तो जनता पार्टी में सभी का विचार ये था कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए, तो चुनाव की तैयारी होने लगी। तो जनता पार्टी दिल्ली में सारी पार्टियां इकट्ठी, देसाई जी नेहरू इकट्ठे हो गए, अपने अडवाणी जी भी और वो भी सारे। तो वहां ये विचार हुआ कि इतना भयंकर आतंक है देश में, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, कौन वोट हमको देगा। तो देखिए सभी नेताओं का ये विचार था कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए, लेकिन देसाई और अटल जी चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो। तो फिर देसाई जी अटल जी की उसका चुनाव लड़ने की बात हुई। जब हमें कहा गया कि चुनाव लड़ो तो हम बड़े हैरान हुए कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, लेकिन लड़ना तो लड़ेंगे। तो पार्लियामेंट का चुनाव तो पहली बार कंवर दुर्गा चंद जी को खड़ा किया। तो मुझे याद है पालमपुर में बहुत डर था, परेशानी थी, चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या होगा। तो मैंने 3-4 लड़कों को कहा, मैंने कहा चलो एक आध सभा तो करते हैं। तो बाजार में ये सतप्रकाश डोगरा की दुकान थी, जहां आज बाली जी की दुकान है, इसके सामने सड़क में सभाएं होती थी उन दोनों। तो सड़क में लाउड स्पीकर लगाया, लोग बड़ी दूर दूर खड़े, बहुत दूर दूर खड़े,
और हमने योजना बनाई थी कि जलसा करेंगे, लोगों को कहेंगे कि हम तो जेल में थे, चुनाव से आए हैं, तो हमने चुनाव लड़ना, हमारी मदद करो। तो 2 लोग तैयार किए थे कि भैया आप चद्दर लेकर के घुमाना, लोगों से पैसे इकट्ठे करना। मैंने कहा जनता नहीं, कोशिश करो। तो सब हो गए। तो कमर दुर्गाचंद जी ने कहा, मुझे कहा पहले तुम बोलो। तो मैं जब बोलने लगा ना, ओ हो, दूर दूर से लोग एकदम इकट्ठे होने लगे, पूरी सभा भर गई। फिर बाकी लोग बोले, फिर वो चद्दर घुमाई, तो चद्दर घुमाई तो पता नहीं 10 या 15 हजार रुपए इकट्ठे हुए, और एक व्यक्ति, उसका मुझे नाम नहीं, उसने अपनी अंगूठी खोल कर डाल दी। फिर हमको लगा यार कमाल है, चुनाव तो जीता जा सकता है। उस एक सभा के बाद हमें लगा लड़ा नहीं जाता, चुनाव जीता जा सकता है। भारत के इतिहास का वो पहला चुनाव था जो हमने नहीं लड़ा, जनता ने लड़ा। हमें नहीं पता था किस पोलिंग बूथ हमारा कौन कार्यकर्ता है, जनता ही हमारा कार्यकर्ता बन गई, और जनता की जेब का पैसा ही हमारा चुनाव फंड बन गया, और शानदार तरीके से हम जीते, बुरी तरह से कांग्रेस को 7-8 सीटें आई थी शायद उनकी उस टाइम। आपने जब बताया ना कि जब आप बोलना शुरू किए, पानी पी लीजिए, कि जब आप बोलना शुरू किए तो बहुत सारे लोग एक साथ एकदम इकट्ठे हो गए, ऐसा क्या कहा था, कुछ याद है? नहीं, ऐसा हुआ ना कि लोग भी घबराए थे, डरे थे कि भाई पता नहीं कोई पकड़ ना ले, कोई ये ना हो। तो इसलिए हमारे जलसे में तो कोई आने को तैयार नहीं था, दूर दूर खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। तो लेकिन जब मैंने भाषण करना शुरू किया तो मैंने यही कहा कि मेरे भाइयों, 19 महीने जेल में रहे, आखिर लोकतंत्र है, जनता का राज है, ये है वो, कुछ कहना शुरू किया। कुछ अच्छी बातें लगी तो लोग धीरे धीरे आगे आने लगे, फिर तो कमाल हो गया। फिर जब ये चर्चा हुई कि एक व्यक्ति ने सोने की अंगूठी अपनी दे दी है, फिर तो चुनाव जनता ने लड़ा, माहौल बन गया, मतलब लोगों ने लड़ा, जनता। हाँ, कमाल हो गया। उसके बाद तो फिर एकदम चुनाव के बाद हम जीत गए तो फिर सरकार बनी तो उसमें मुझे मुख्यमंत्री बनाया जी। और फिर बड़ा अच्छा लगा कि भाई मुख्यमंत्री बने हैं, अब काम करने का मौका मिला है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि वो सारा जेल से छूटे और ये हुआ और इलेक्शन हुआ और मुख्यमंत्री बन गया, तो कई बार मैं ऐसे बैठ कर तो मैं शांत अकबर, यार अभी तो मैं जेल का कैदी था, ये मुख्यमंत्री बन गया, बड़ी हैरानी होती थी। फिर मन में आया कि ये प्रभु, तूने बड़ा अच्छा मौका दिया, जनता की सेवा करें। फिर दिल लगा कर काम किया। समय तो 2.5 साल का मिला, लेकिन 2.5 साल के अंदर भी मैं समझता हूँ कि देखिए, आज तक श्री वीरभद्र सिंह जी जीवित थे, हमारे मित्र थे, आपस में बड़े प्यार की बातें होती थी। तो कई बार कहते थे, यार बात सुन, तुम्हें 40 साल हो गए पानी दिए हुए, आजकल पानी हम दे रहे हैं, लेकिन पानी वाला मुख्यमंत्री तू ही है। क्या बात है। तो मैं कहता था, वीरभद्र जी, मैंने लोगों की तकरीब पहली बार पहचानी थी। तो फिर बड़ा उसमें हुआ, बहुत कुछ हुआ। फिर दोबारा मैं मुख्यमंत्री बना 90 में। तो देखिए, उस काल की भी सबसे बड़ी बात थी कि जनता पार्टी तो 56 MLA थे, उनमें से भारतीय जनसंघ के सिर्फ 14 थे, बाकी इधर उधर के इकट्ठे सारे। इसलिए 1980 में जब देश की राजनीति बदली, इंदिरा गांधी दोबारा आई, तो दल बदल होने लगा और लोग भागने लगे। तो मुझे पर दबाव पड़ा, जैसे तैसे सरकार बचाओ, कुछ लोगों को मंत्री बनाने का वायदा करो, कुछ लोगों को ये करो, कोई पैसा इकट्ठा करते हैं। तो उन दिनों की एक घटना मुझे याद है। आखिरी दिन जो था कि मैं अपने घर में था, मुख्यमंत्री निवास में, तो 2 मंत्री और एक हमारे बड़े निकटस्थ मित्र और एक सोलन ब्यूरी के मालिक मोहन मेकन वो आए और कहने का, कुछ चिंता मत करो, देखो ये 8 MLA जब कहो आपके चरणों में, और ये 8 जब मिल जाएंगे तो बाकी भागने बंद हो जाएंगे। मैं चुप, भाई 8 MLA हैं। एक मंत्री बड़े गुस्से में कह लगे, 8 MLA आ रहे हैं, चुप क्यों? मैं फिर चुप। और वो
मोहन भी कहने लगे कुछ ज्यादा नहीं, 5-5 लाख में काम हो गया, 5-5 लाख में काम हो गया है, आधे पैसे मैंने दे दिए हैं, आधे फिर देने हैं, जब आपके चरणों में उनको लाना है। मैं फिर चुप। गुस्से से मंत्री, क्या मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते, सरकार नहीं बनाना चाहते? मैं फिर चुप। फिर मेरे मन से मैंने कहा बात यह है कि सरकार बचाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भी रहना चाहता हूं, लेकिन मैं जिंदा मांस का व्यापारी नहीं हूं, खरीदूंगा नहीं, खरीद कर सरकार नहीं बनाऊंगा। बहुत नाराज, इतना नाराज हुए कि चाय भी नहीं पी चले गए। और थोड़ी देर के अंदर 2-4-5 एमएलए और खिसक गए। और फिर मैं शाम के समय, गवर्नर अमीन उद्दीन खान थे और बड़े मित्र थे, नजदीकी मित्र थे मेरे, उनके पास गया। और हालत ये थी कि जब मैं त्याग पत्र दे रहा था तो गवर्नर की आंखों में आंसू थे, मैं खुश था। मैंने कहा ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, हमने अपना कर्तव्य किया। मैंने कहा मुझे तो ये खुशी है कि मैं एमएलए की नीलामी में शामिल नहीं हुआ, मुझे खुशी है, आंसू बहाने की बात नहीं है, मैं भी मान सकता था। तो चाय वाय पिलाई उन्होंने और मैंने सोच लिया था अपने मन में भी क्या करना है। वापस आया, जो ही मुख्यमंत्री निवास में आया तो माल रोड पर शोर मच गया था, त्याग पत्र दे दिया। पत्रकार आए, दे दिया त्याग पत्र, मैं दे दिया। कहते अब क्या कर रहे हो? मैं कहा सिनेमा देखने जा रहा हूँ। अरे आज तो मजाक मत करो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मजाक नहीं भी, वो देखो टिकटें आ गई हैं, 3 मंत्री मेरे साथ जा रहे हैं, आपने जिसको चलना चले, मैंने टिकटें फालतू मंगवाई। बस हम सिनेमा में चले गए और उस जुगनू पिक्चर लगी हुई थी, बड़े आराम से पिक्चर देखी। और पिक्चर के बीच में 2-3 कार्यकर्ता रोते हुए चले आए, अरे क्या कर दिया आपने, वो कर दिया। तो एक बड़े नजदीकी कार्यकर्ता थे, आज उस दुनिया में नहीं है, उनका माल रोड पर स्टूडियो था, कुमार। तो मैंने कुमार को पकड़ा छाती से, मैं कहा क्यों रो रहे हो? मैं कहा देखो कुमार, हमने शान के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव से पहले हम शान के साथ जेल में रहे, शान के साथ चुनाव लड़ा और शान के साथ हमने सरकार चलाई। और जब बहुमत नहीं रहा तो शान के साथ यहाँ आ गए, कुर्सी पर बैठो, पिक्चर देखो मेरे साथ, आगे मत पूछो। अखबार में खबर लग गई। दूसरे दिन सबसे पहले अडवाणी जी का फोन। अब मजा आ गया। त्याग पत्र तो कई लोगों ने दिया। कौन सी पिक्चर लगी थी? मैं अडवाणी जी जुगनू पिक्चर लगी थी, बड़ा मजा। तो कारण क्या था? कारण ये था कि गीता और विवेकानंद, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, उसके बाद जो प्रभु ने किया मुझे स्वीकार है। इतना ही नहीं, आजकल मेरी आत्मकथा पढ़ी जा रही है तो मुझे दूर दूर से लोग पूछते हैं, बिहार में 8-10 बुद्धिजीवी हैं, वो हफ्ते में 2 दिन इकट्ठे होते हैं। तो मुझे उसका फोन आया कि आजकल हम आपकी आत्मकथा पढ़ रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। कह लगे बाकी तो सारी बातें ठीक, हमको ये समझ नहीं आया कि त्याग पत्र देकर अब सिनेमा देखने कैसे चले। तो कहते हैं कि अगले बुधवार को हम इकट्ठे होंगे तो आप हमको बताना, हम सब सुनना चाहेंगे। तो मैंने कहा देखिए बात यह है कि मेरे जीवन पर गीता विवेकानंद का असर था। तो गीता ये कहती है कि तुम केवल कर्म कर सकते हो, बाकी। लेकिन ओशो ने इसको बहुत अच्छा डिफाइन किया है। ओशो ने कहा है कि तुम कर्तव्य करो, उसके बाद जो प्रभु देता है उसको हंसते खेलते स्वीकार करो। ओशो कहते हैं हंसते खेलते, मुंह लटका करके नहीं, उसको प्रभु का प्रसाद समझो, चाहे हार हो चाहे जीत हो। और बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि नारद जी बैकुंठ जा रहे थे, एक भक्त मिला, उसने कहा कि मैं 8 जन्म लगा चुका हूं, आप पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कब होगी।
आगे गए, एक और भक्त मिला, उसने कहा मुझे 2 जन्म हो गए, आप पूछ के आना। नारद जी वापस आए तो सबसे पहले भक्त मिले तो नारद जी कहने लगे कि आपके बारे में पूछा, आप 2 जन्म लगा चुके हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि आपको 3 जन्म और लगाने पड़ेंगे। तो उदास हो गया, बैठ गया, परेशान हो गया। 2 जन्म पहले लगाए, 3 जन्म और लगाने पड़ेंगे। चलो ठीक, आगे गए। वो भक्त मिला जो 8 जन्म लगा चुका था। उसने पूछा, नारद जी क्या कहा? कि प्रभु ने कहा तुम्हें तो 15 भी जन्म और लगेंगे। वो नाचने लग पड़ा, 15 जन्म के बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी, 15 जन्म का मैं रुकते। उसी समय आकाशवाणी हुई, प्यारे भक्त तुम अभी मुक्त हो गए, तुम अभी मुक्त हो गए, तुमने मेरे आदेश को हंसते खेलते स्वीकार किया। तो ओशो समझाते हैं कि स्वीकार में चमत्कार है। तुम ईमानदारी से अपना काम करो, फिर जो मिलता है उसको हंसते खेलते स्वीकार करो। ओशो कहते हैं और तुम कर भी क्या सकते हो? दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि मैंने कर्तव्य का पालन किया, मैंने किसी को खरीदा नहीं। और कर्तव्य का पालन करने के बाद प्रभु ने कहा त्याग पत्र दो, तो त्याग पत्र दिया और उसको सेलिब्रेट करने के लिए सिनेमा में चला गया। फिल्में देखना पसंद था आपको या अभी भी है? बिल्कुल नहीं देखता था, लेकिन मेरी धर्म पत्नी बहुत देखती थी, तो धर्म पत्नी के आने के बाद, शादी के बाद सिनेमा देखने लगा था, लेकिन बहुत कम देखते थे। फेवरेट फिल्म कौन सी है? जुगनू तो नहीं है? जुगनू तो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। बाकी कई फिल्में देखी, कई देखी। ये ओशो वाला जो आपने किस्सा बताया, बहुत 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 मजेदार। ओशो इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक फिलोसोफर हैं। उन्होंने हर विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, और मैं और मेरी धर्मपत्नी प्रतिदिन सुबह घंटा 1.5 घंटा योग व्यायाम करते थे और ओशो का प्रवचन सुनते रहते थे। पूरे ओशो का मैंने सुना है मेरे जीवन पर। गीता, विवेकानंद, ओशो, उन सब का बड़ा था। क्या बात है। He was the greatest philosopher of the century. सर, जो आपका फर्स्ट कार्यकाल था ऐसे मुख्यमंत्री, उसी में ही अपना अंत्योदय योजना का शुरुआत हुई थी? हाँ, उसी में सोचा शुरू की। क्या आया था दिमाग में? अंत्योदय योजना का जो विचार है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ने पर पैदा हुआ। मैं हैरान हुआ कि गिरवे वस्त्र पहने हुए स्वामी विवेकानंद और कह रहे हैं कुछ समय के लिए देवी देवताओं को भूल जाओ। देवी देवताओं को भूल जाओ, ये सन्यासी कह रहा है, और तुम्हारे गांव को जो गरीब है वही देवता है, उसकी सेवा करो। नर सेवा नारायण सेवा। मैं कहता हूं क्रांतिकारी सन्यासी थे। ये कहते थे तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा है और तुम मंदिर जा रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, उसकी भूख मिटाओ। इतना ही नहीं, मैंने पूरा विवेकानंद साहित्य पढ़ा। एक जगह पढ़ते पढ़ते रुक गया। मैंने कहा ऐसा विवेकानंद नहीं कहा होगा। कहा क्या उन्होंने कि देश के साधनों को उपयोग करके, पढ़ लिख करके जो लोग संपन्न हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन कभी गरीब के बारे में सोचते नहीं, गरीब के लिए कभी कुछ करते नहीं, दे आर ट्रेटर्स। देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया है। उस युग में मुझे लगा ये शब्द गलत होगा, फिर मैंने मूल प्रति मंगवाई दूसरी। अच्छा। हाँ, गद्दार, वो गद्दार है जो देश के लिए सोचता नहीं। इतना नहीं, उन्होंने ये कहा जीवित वही है जो औरों के लिए भी जीता है, बाकी तो मरे हुए से भी ज्यादा मरे हुए हैं। इनसे मेरे मन में गरीब के लिए, आम आदमी के लिए सोचने की। और इन्होंने नया शब्द दिया हिंदी भाषा को, दरिद्र नारायण। गरीब भगवान का रूप है,
मैंने कहा। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मन में ये बात आई और अंत्योदय योजना शुरू की। 1 लाख सबसे गरीब लोग चुने हमने पूरे हिमाचल में। और सभी योजनाएं सबसे पहले उनको 1 साल के अंदर ही 20-25% वो गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए। वो उस अंत्योदय योजना में नौकरी में उनको प्राथमिकता, ये सारा कुछ होने लगा। देखिए ना, हमने कम कुछ नहीं किया। ये नहीं, हरिजन 15% रिजर्वेशन देते थे, लेकिन किस हरिजन को? जिसके पास अंत्योदय कार्ड होता था, जो गरीब हरिजन है। नहीं तो एक हरिजन परिवार 3 बार 2 IAS अफसर ने, और बाकी पड़े हुए जमीन पर। अंत्योदय योजना से जो सबसे नीचे का गरीब था उसकी मदद होने लगी और अपने पैरों पर खड़े होने लगे। जी, तो सर अंत्योदय योजना के बारे में आपने बताया, जो पानी वाला जो है वो भी पहले कार्यकाल में का ही उपलब्धि है। उसी समय हमने शुरू किया था। हमने कहा जो ज्वलंत समस्याएं आम लोगों की हैं, क्योंकि पानी की तकलीफ मैंने देखी थी, सिर पर घड़ा उठा करके, और मेरी माँ 2-2 किलोमीटर से पानी लाती थी। तो इसलिए पानी की योजना को आगे लाए हम, और एकदम हजारों गांवों को पीने का पानी दिया। और ये जो पानी पे रॉयल्टी का आपका थॉट था, ये भी फर्स्ट मेरे मन में विचार आया। मेरी आदती बंद ऑफिसर को, कुछ अच्छे अधिकारी जो थे उनको बुलाकर बैठाता था। तो मैंने कहा साधन कैसे बढ़ाएं। तो हरियाणा के एक बड़े अच्छे विद्वान IAS ऑफिसर कहने लगे हिमाचल में और तो कुछ नहीं, लेकिन हिमाचल का पानी है। मैंने कहा पानी से क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा इस पानी से बिजली पैदा होती है, बिजली से विकास होता है, बिजली बिकती है। बात समझ आई। मैंने कहा मुझे तैयार करो पूरी तरह से। पूरा केस तैयार किया, हर हाउस में रेजोल्यूशन। तो मुझे याद है वीरभद्र जी कहने लगे मजाक उड़ा रहे हो अपना, दुनिया में कहीं पानी की रॉयल्टी नहीं मिलती, कौन देगा? मैंने कहा वीरभद्र सिंह जी, मेरे प्रदेश का पानी पानी नहीं है, इस पानी से बिजली पैदा होती है। बिजली फिनिश्ड प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल पानी है। अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट बिकता है तो रॉ मटेरियल की पैसे देने पड़ते हैं। राइट। मैंने कहा जहां लोहा होता है रॉयल्टी मिलती है, जहां सोना होता है रॉयल्टी मिलती है, मेरा पानी बिजली पैदा करता है, रॉयल्टी क्यों नहीं मिलेगी? और यही बात लेकर मैं दिल्ली गया, बार बार शोर मचाया। उस वक्त की राजनीति कितनी उदार थी, आपको उदाहरण बताता हूँ। कल्पनाथ राय बिजली मंत्री थे, उनके पास कई बार जाता था, बुजुर्ग थे, कहते यार तू अपने प्रदेश के लिए सोचता तो बहुत है, लेकिन इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, रॉयल्टी वाल्टी की बात मुझसे मत किया करो। मैं जब भी जाता था उनसे जरूर बात करता था। एक बार मैं पूरी तरह से तैयार होकर गया, तो जो ही कहने का भाई बात सुन। अब देखिए अंदाजा लगाइए आप, कहने बात सुन, मुझे लग रहा है कि तू आज बड़ी बहस करेगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं, एक काम करता हूं, मैं तुझे प्रधानमंत्री जी के पास ले चलता हूं। आज कोई सोच सकता है कि कांग्रेस की केंद्र की सरकार, भाजपा का मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री कह रहा है मैं तुझे प्रधानमंत्री के पास ले चलता हूं। तभी फोन समय लिया, मुझको लेकर चले। और नरसिंह राव जी, बड़ा मजेदार हुआ। जो ही मैं गया, मेरे मुंह से एकदम निकला, मैं क्या प्रधानमंत्री जी हूं तो मैं भाजपा का, लेकिन एक बहुत जरूरी बात के लिए आया। कहते ठहरो, खबरदार। मैं डर गया, छोटे से हिमाचल का छोटा सा शांता ग्वार, ठहरो, दोबारा ऐसा मत कहना। खुद भी खड़े हो गए। कहने लगे देखो, लोकतंत्र में पार्टियों की सरकारें होती हैं, लेकिन सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। ना तुम्हारी सरकार की कोई पार्टी है, न मेरी सरकार की पार्टी है। बैठो, अब बताओ। हे प्रभु, एक वाक्य में उस महापुरुष ने लोकतंत्र का निचोड़ सामने रख दिया। फिर मैं बैठा, चाय पिलाई, मेरी पूरी बात सुनी।
पूरी बात सुनने के बीच बीच में पूछते रहे, वो पूछते रहे। मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, पानी है, लेकिन पानी से बिजली पैदा होती है, बिजली बिकती है, हिमाचल के लोग उजड़ते हैं, जमीन हमारी डूबती है, पानी हमारा, बिजली पैदा, हमें कुछ नहीं मिलता। मेरी सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, कल्पनाथ राय जी, छोटे से हिमाचल की बात समझकर इग्नोर मत कर देना। उनके शब्द थे, इसकी बातों में बहुत दम है, कुछ ऑफिसर की कमेटी बनाओ, इनके भी ऑफिसर लो, और कुछ दिन के बाद चर्चा करके मुझसे मिलें, और फिर 2 महीने के अंदर अंदर समझौता हुआ कि हर योजना में हिमाचल प्रदेश को 15% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के बाद मिलेगी। क्या बात है। और मैं इसलिए कहता हूं कि मैं प्रणाम करता हूं नरसिंह राव जी को, प्रणाम करता हूं। हिमाचल प्रदेश उनसे कभी उड़ नहीं हो सकता। कोई और प्रधानमंत्री मेरी बात सुनता ही नहीं, उन्होंने बात सुनी और उस पर अमल किया। और मैं आपको बताऊं कि बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री शिमला आकर मेरा धन्यवाद करने लगे, कह रहे यार हमने तो सोचा नहीं था, हमको भी पैसा मिल रहा है। क्या बात। और उसमें मजेदार बात क्या है कि योजना कोई लगाता है, पैसा कोई खर्च करता है, और पैसा खर्च जब योजना शुरू हो जाती है, बिजली पैदा होनी शुरू होती है, तो हमको रॉयल्टी मिल जाती है। आज सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया रॉयल्टी का आ रहा है, 2-2.5 करोड़ के आसपास। तो मेरा मतलब है कि ये भगवान की कृपा थी कि ये विचार आया, और विचार पर मैंने संघर्ष किया, और प्रभु की कृपा से ये सारा हो गया। आपकी जो शपथ हुई थी मुख्यमंत्री जब आप बने थे, तो वो संस्कृत में आपने एक तो शपथ ली, दूसरा रिज मैदान पे आपने शपथ ग्रहण करी। उस पे भी काफी बातें हुई थी उस टाइम पे भी कि भाई प्रधानमंत्री आते हैं यहाँ, तो आपने कैसे ले ली यहाँ शपथ? मैंने कहा बचपन में संस्कार जो संघ के मिले, संघ की शाखा से और गीता रो सारा, उससे भी सारी सोच बड़ी सीधी हो गई। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा इतना व्यस्त जीवन रहा। देखिए 17 वर्ष की आयु में मैट्रिक करके घर बार छोड़कर प्रचारक निकल गया। 19 वर्ष की आयु में कश्मीर आंदोलन में जेल गया, 8 महीने जेल रहा। उसके बाद मैं चला तो चलता ही रहा, ना कहीं थका ना रुका ना बुका। इस सब के बाद भी 20 किताबें मैंने लिखी, और मेरी धर्मपत्नी ने 16 किताबें लिखी। एक बार इस कमरे में बैठा, मुझे ख्याल आया, मैंने कहा 20 किताबें कब लिखी? इस अलमारी में हमारी किताबें रहती हैं। अच्छा। मैंने धर्मपत्नी को बुलाया, आज तो वो उस दुनिया में नहीं है। मैंने देखो, मैंने कहा संतोष ये बता, ये अलमारी थी, मैं कहा ये किताबें 16, 13, 20 कब लिखी हमने? वो मेरी तरफ देखने लगी, मैं उससे देखना। मैंने कहा मैं तो घूमता रहा, लड़ता रहा, चुनाव कभी हारे कभी जीते, तू परिवार संभालती रही, अपनी नौकरी करती रही स्कूल में, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैं कहा देख संतोष, तेरा मेरे प्रति समर्पण और मेरा तेरे प्रति समर्पण, और हम दोनों का साहित्य के प्रति समर्पण, और सुबह उठकर के योग प्राणायाम और ध्यान, उसके कारण यह संभव हुआ कि इस किस्म के जीवन में भी हम 36 किताबें हिंदी साहित्य को दे सके। बहुत बढ़िया। मेरा पहला पाठक वो होती थी, उसका मैं होती, वो संतोष कहती थी मन में ख्याल आ रहा है कि ऐसे ऐसे कहानी लिखो। मैं कहता था बहुत बढ़िया ख्याल आ रहा, इसमें ये करो ये करो। वो कहानी लिखती थी, मैं पढ़ता था। और मैं तो कई बार, देखिए यहाँ पिछले दिनों यहाँ टी बर्ड में एक कार्यक्रम हुआ, एक हमारे मित्र हैं उनकी किताबों का विमोचन, तो मैंने कहा मुझे याद आ गया कि मैं कई बार ऐसे करता था, सुबह आ गया 4 घंटे बैठा रहा, लिखता रहा। तो समय चोरी करके मैंने लिखा है। मैंने एक पुस्तक लिखी राजनीति की शतरंज, जिसमें कुछ राजनीति जो जनता पार्टी की नेताओं के नाम थे। तो मेरा साहित्यिक बातचीत, अटल जी से बातचीत होती थी, तो अटल जी कहने लगे किताब मत छापना, इसमें नेताओं के नाम हैं, तो बात आएगी
तो मैं रुक के फिर 2 महीने बाद मैं गया। मैं कहा अटल जी, बात यह है कि मैं केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं बुनियादी तौर पर साहित्यकार हूं, और साहित्यकार की पहली जो डिवोशन है वो समाज के प्रति है। तो मैंने कुछ अनुभव किया, लिखा है वो समाज का है, तो मैं छुपाना चाहता था, छुपा दो। तो राजनीति की शतरंज छपी, बहुत लोग नाराज हुए, चर्चा हुई। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैंने अपने सारे संस्मरण इसमें लिखे, लेकिन बहुत से संस्मरण ऐसे हैं जो मैं लिख नहीं पाया, लिख नहीं सकता था, ऐसे थे। तो फिर मन में आया कि एक उपन्यास लिखा जाए, लेकिन 6 महीने बीत गए, लिखा नहीं गया। एक दिन शिमला गया किसी मीटिंग पर, एकदम ख्याल आया। तो मेरा जो ड्राइवर था वही खाना बनाता था, तो मैंने ड्राइवर को कहा, यानी रास्ते में ख्याल आया और इम्प्लीमेंट कर दिया जाते ही। मीटिंग अटेंड की, मैंने कहा देखो तुम ऐसा करो, गाड़ी को तो विधानसभा खड़ा कर दो और ये मेरे बारे में कह दो कि वो बड़े जरूरी काम से दिल्ली चले गए हैं। ताला लगा दो कमरे के बाहर, आया करो, ताला खोला करो, अंदर खाना बनाया करो, खुद खा लिया करो, मेरा देखा भी चले जाया करो। 8 दिन 9 दिन। और मैंने संतोष को फोन किया, कहने का ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मृग तृष्णा उपन्यास, तो 50 पृष्ठ वहां लिखे मैंने। तो इस ढंग से हम दोनों ने आपस का प्यार, समर्पण था, और इसलिए इतना अस्त व्यस्त जीवन रहते हुए भी 20 पुस्तकें लिख पाया मैं। बहुत बड़ी बात है। प्रभु की बड़ी कृपा है। आपके कार्यकाल में एक और चर्चित है नो वर्क नो पे। नो वर्क नो पे वाला भी काफी वो रहा। आत्मनिर्भर हिमाचल बने, उस टाइम पे आपकी थॉट थी, बट लोग आपके साथ तालमेल नहीं खाए बहुत सारे, और चीजें शायद दूसरी तरफ गई, और सत्ता भी है आई थिंक आपको उस टाइम खोनी पड़ी। बट आप क्लियर थे, आपको पता था, आपको क्लैरिटी थी कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। देखिए ऐसा है ना कि जीवन में एक बार जब निर्णय मैंने कर लिया था कि मैं ऐसे जीवन जीऊंगा, और ईश्वर ने मुझे हिम्मत दी कि मुझे वैसा जीवन जीने की शक्ति मिल जाती थी। हुआ ये कि मैंने एक निर्णय किया कि बिजली उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को लाना है। तो क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ इतना पानी है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं मोरारजी देसाई के पास गया, मैंने कहा इतना पानी है, बिजली की योजना शुरू करो। पैसा, कहते पैसा हमारे पास भी नहीं है। तो मैंने देसाई जी को कहा, मैंने कहा पैसा हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाए। वो जमाना समाजवाद का था। देसाई जी कहने नहीं, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो सकती। कुछ दिन के बाद मैं हिमाचल में आया, मुझे पता लगा कि मंडी में 3 फैक्ट्रियां हैं बंदूक बनाने की, प्राइवेट लोग चलाते हैं। मंडी में बंदूक बनाने की फैक्ट्री बहुत पुरानी। मैं दिल्ली गया तो मैं चला गया मोरारजी देसाई। मैं कहा महाराज जी भाई, मेरे छोटे से प्रदेश में अगर प्राइवेट सेक्टर बंदूक बना सकता है तो बिजली क्यों नहीं बना सकता है? अरे नहीं, मेरी बात सुनी नहीं। तो ये 78 की बात है। जब मैं 90 में दोबारा मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहला रेजोल्यूशन हमारी कैबिनेट का, वी विल इनवाइट प्राइवेट सेक्टर इन पावर जनरेशन। तो पूरे भारत में शोर मचा, अच्छा प्राइवेट सेक्टर। तो फिर मुझे कहा कि भाई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक आप 5 मेगावाट से बड़ी योजना दे नहीं सकते। मैं दिल्ली चला गया, अपने नेताओं को मिला, मैंने कहा उस एक्ट में तरमीम करो। तो मुझे कहा कि तुम किसी के पास में जाओ, मनमोहन सिंह के पास जाओ। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। जो ही मैं गया वो हंस पड़े, अरे कोई तो आया मेरे पास, यही तो मैं चाहता हूं। कहने लगे, मैंने कहा ये आप अमेंड करो, सबसे पहली योजना हिमाचल में मैं लगाता हूं। तो कहने लगे ऐसा करो, अटल अडवाणी को कह दो 15 दिन के अंदर अमेंडमेंट ला रहा हूं मैं, हाउस में वो सपोर्ट करें। 15 दिन में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की अमेंडमेंट आई, उन्होंने सपोर्ट किया, पास हुई। फिर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कोई तो आए मेरे पास। फिर जेपी इंडस्ट्री के लोग आए कि हम लगाना चाहते हैं। मैं तो इंतजार कर रहा था, आओ।
सब पहले चाय पियो। और फिर हिमाचल पूरे भारत के इतिहास में प्राइवेट सेक्टर की पहली योजना बासपा हिमाचल प्रदेश में लगी और पूरे भारत में प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो वो जब निर्णय मैंने किया तो बिजली बोर्ड के लोगों ने हड़ताल कर दी। मैंने उनको बुलाया, मैं कहा भाई किस बात की हड़ताल, तुम्हारी तनख्वाह कम हो रही है क्या हो रहा? मैंने कहा देखो पॉलिसी बनाने का अधिकार जनता ने मुझे दिया, मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो नहीं माने, हड़ताल लंबी हो गई। उनको क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी कि अब प्राइवेट लाले आएंगे, लाले चलाए बनाएंगे, हमें उनकी नौकरी करनी पड़ेगी। कोई कारण नहीं था। वो जमाना था जब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हड़तालें हिमाचल में होती थी। हड़तालों का प्रदेश। शिमला शहर में सबसे ज्यादा कर्मचारी शिमला के थे और सबके अपने बागीचे थे सेब के। जब सेब के बागीचे में छिड़काव करना होता था तो हड़ताल कर देते थे और 2 महीने हड़ताल करके छिड़काव करके बगीचे ठीक करके आते थे। फिर सरकार से समझौता था, तनख्वाह मिल जाती थी। तो मैंने कहा ये बंद करना। तो खैर उसमें बड़ा संघर्ष हुआ, 29 दिन की हड़ताल हुई। मैंने कहा कि आपको पैसा देना है, मैंने काम देना। लेकिन आपको बताता हूँ, आज सोचता हूँ मैं, सब मुझसे नाराज थे क्योंकि ये तो सच्चा था कि भी अगला चुनाव हम हार जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का चुनाव सरकारी कर्मचारी के सहयोग के बिना नहीं जीता जा सकता। राइट। मंत्री नाराज, सब नाराज। मुझे दिल्ली बुलाया गया। अडवाणी जी ने कहा क्या कर रहे हो? मैंने सारी बात बताई। कहने तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति सरकारी कर्मचारी के बगैर नहीं हो सकती। मैंने कहा लेकिन हमने यही बात सुननी है, देश का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, देश का भला। अरे बात तो हटो। अरुण जेटली जीवित थे उन दोनों। वो कहने के शांता कुमार, दो इट इज वेरी गुड गवर्नेंस बट इट इज वेरी वेरी बैड पॉलिटिक्स। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई विल प्रेफर गुड गवर्नेंस। सरकार बने ना बने, हाँ अगर आप चाहते हो तो नेता बदल लीजिए, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे देश के लिए जरूरी है वर्क कल्चर। लोग काम करें, काम नहीं करेंगे तो देश कैसे खड़ा होगा। राइट। मैंने करके आ गया। लेकिन सच कहता हूं, कई बार मैं सोचता था मैं अकेला, लेकिन भगवान की कृपा हुई। आखिर में कर्मचारियों को झुकना पड़ा, वो झुके और 29 दिन की तनख्वाह उनको नहीं दी तो नहीं दी। ये ठीक है कि उसके बाद दूसरा चुनाव हम हार गए। दूसरा चुनाव जब हम हारे तो मुझे जब पूछा लोगों ने, मैंने कहा मुझे पता था चुनाव हारना है, मुझे तब भी पता था। लेकिन मैंने कहा कि मुझे किसी महापुरुष की कोटेशन याद है। किसी महापुरुष ने कहा है, सम डिफीट्स आर मोर ग्लोरियस देन विक्ट्रीज। राइट। मैंने कहा मैं हारा, क्यों हारा? एक सिद्धांत मैंने देश को दे दिया, इसलिए मेरी हार ग्लोरियस है। मैं झुक जाता वहां और चुनाव जीत जाता, उससे बेहतर है कि यह हार। तो मैंने कहा इस हार में मेरा आनंद है, मुझे आनंद आ। आपका विजन बहुत दूर का था ना। कई बार मुझे लगता था मैं अकेला हूं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी हर कदम पर मेरे साथ खड़ी। आपको एक उदाहरण देता हूं। 19 महीने की जेल, मेरा बेटा बीमार हो गया तो 1 हफ्ते की पैरोल, घर आया। आखिरी दिन है, कल मैंने फिर जेल जाना है। घर में बैठा हूं तो मेरे बड़े नजदीकी मित्र आज उस दुनिया में नहीं है, वो आए और कहने लगे आपने कांग्रेस प्रधान का बयान पढ़ा आज का? मैंने कहा पढ़ा। श्री बरुआ जी ने अपने बयान में कहा था कि जो लोग जेल में हैं इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो समुद्र में फेंकना पड़ेगा इनको। अच्छा। जेल के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगा देखो जेल के दरवाजे कभी खुलेंगे नहीं, इन बच्चों का क्या बनेगा। धर्मपत्नी साथ बैठी है और कहने लगे डॉक्टर करण सिंह के साथ उनकी रिश्तेदारी थी, मैं आपकी पार्टी के 3 लोगों को छुड़ा चुका हूं। मुझे मालूम था
2-4 शब्द लिखो, इतना लिख दो कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से मैं कोई संबंध नहीं रखूंगा, ऐसा 2-4 बातें लिखोगे। मैं धर्म संकट में, मैं कहा मेरा बड़ा नजदीकी दोस्त है, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, लाल आंखें करके मेरी धर्मपत्नी, क्या कह रहे हो आप? कुछ नहीं लिखेंगे, ये रहेंगे जेल में। क्या बात है सर, सल्यूट है। मैं संभालूंगी परिवार को। चाय आ गई, अब चाय पीजिए। धर्मपत्नी कहने लगी मेरा मतलब था चाय पीजिए और जाइए। मेरे दोस्त को, भाभी जी क्षमा करना, क्षमा करना। क्या बात है। तो जिंदगी के हर कदम पर मेरे साथ खड़े। मैं कई बार सोता था मैं अकेला हूं, तू अकेला कहाँ है, वो तेरे साथ है। और देखो, उस दिन ये सारी बात हुई और दूसरे दिन मेरी धर्मपत्नी ने हंसते खेलते मुझे विदा किया जेल जाने। तो मैं कहता हूं कि इस किस्म का जीवन साथी अगर मुझे नहीं मिला होता तो शायद इस प्रकार से इतनी सेवा देश की मैं नहीं कर पाता। हर कदम पर मेरे साथ वो खड़ी रही, हर कदम पर मेरे साथ खड़ी। और हमने कम से कम 36 पुस्तकें लिखकर दोनों ने एक चमत्कार किया। हमें तो मुझे चमत्कार लगता है, कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, कोई आइडिया नहीं। चलिए, सब प्रभु की कृपा है। बहुत बढ़िया। अटल जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था सर? बहुत प्यार के संबंध थे मेरे, बहुत प्यार के संबंध थे अटल के साथ। और अटल जी मुझको बुला लेते थे, बात भी करते थे, परस्पर हम बात करते थे, हर बात पर सलाह मशवरा करते थे। मैं अपनी योजनाओं के बारे में उनसे विचार करता था, बहुत प्यार से मुझे। और जब मैं केंद्र में मंत्री था तब मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि मैं जब खाद्य मंत्री बना तो एक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट आई कि वैसे तो भारत में 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, लेकिन 5 करोड़ लोग रात को भूखे पेट सोते हैं। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा मैं खाद्य मंत्री हूं, हम इतनी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, गोदाम भरे पड़े हैं, रखने को जगह नहीं, अनाज खराब हो रहा है, और 5 करोड़ लोग रात को भूखे पेट सोते हैं। मुझे रात को नींद नहीं आई। संतोष ने कहा क्या बात? मैंने कहा संतोष, मुझे लगा कि मैं अपराधी हूं, मेरे पास अनाज भंडार। खैर मैं फिर अटल जी से बात की, मैं कहा अटल जी मैं योजना बना रहा हूँ। फिर मैं अंत्योदय अन्न योजना बनाई। लेकिन उन्हीं दिनों क्या हुआ कि अंत्योदय अन्न योजना जब कैबिनेट में आई तो वित्त मंत्री हमारे सिन्हा साहब थे, वो उन दिनों योजना बना रहे थे कि बचत करो, बचत करो, आर्थिक स्थिति खराब है, ये वो है। तो मुझे कहने लगे नहीं, ये पता नहीं 2200 करोड़ रुपए की योजना कैसे हो सकती है। मैंने कहा भी मेरे पास अनाज पड़ा है, लोग भूखे। खैर हमारी बात नहीं मानी गई। मुझे किसी अफसर ने सलाह दी थी, तो मैंने कहा कि इस योजना को आप डेफर करिए, रिजेक्ट मत करिए, क्योंकि मैं दोबारा फिर नए आर्गूमेंट लेकर आपके पास आना चाहता हूँ। 3 बार योजना लेकर गया, लेकिन योजना स्वीकार नहीं हुई। बचत के नाम पर एक और गड़बड़ हुई, किसी अखबार में खबर आ गई कि शांता कुमार गरीबों के लिए बहुत बढ़िया योजना लाना चाहता है, लेकिन यशवंत सिन्हा उसमें टांग अड़ा रहे हैं, और वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से नाराज हो गए। एनीहो, मैं बहुत चिंतित होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा था, अखबार में खबर आई कि काला हांडी में 10 लोग भूख से मर गए। मैं बड़ा भावुक व्यक्ति हूं, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एकदम टेलीफोन समय लिया, अटल के पास चला गया। अटल जी खबर पड़ी है। अटल जी भी बड़े, खबर पड़ी मेरे तो देखने लगे। मैं कहा अटल जी क्षमा करना, एक बात कहना चाहता हूं। देखा, मैं कहा आप और मैं अपराधी हैं। कह क्या मतलब? मैं कहा अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, आप प्रधानमंत्री, मैं खाद्य मंत्री, ये लोग मर गए। खबर आई इतने मरने की, पता नहीं कितने मरे हैं लोग। और मैंने कहा मैं एक अच्छी योजना लेकर 3 बार कैबिनेट में गया, मेरी वो हुई नहीं। अटल जी चुप,
मैं चुप, दोनों की आंखों में आंसू। ये बात है अटल जी के 2001 के जन्मदिन से 5 दिन पहले की। और अटल जी के जन्मदिन पर एक योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन हो रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मेरे मुंह से निकल गया, अटल जी क्या ही अच्छा हो आपके जन्मदिन पर उस योजना के साथ ये योजना भी हो जाए, कर दो कर दो। मैंने कहा यशवंत सिन्हा का टेलीफोन कर दो आप। उन्हें फोन मिलाया, सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ शांता कुमार की योजना, उसका भी उद्घाटन होगा, और टेलीफोन रख दिया। मैं उठकर गया, मैंने कहा सबसे पहले यशवंत सिन्हा के पास मिलने गया, तो हंसने लगे, कहने लगा तूने करवा लिया। मैंने कहा बड़ा अच्छा काम कराया है मैंने। तो फिर उस योजना का उद्घाटन उसके साथ हो गया, और वो दुनिया के इतिहास की गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजना थी, सबसे बड़ी योजना। बिल्कुल। 35 किलो अनाज हर गरीब को, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल। और आप देखिए कुछ दिन के बाद कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगे भी कुछ लोग इतने गरीब हैं 2 रुपए 3 रुपए भी खरीद नहीं सकते। फिर मैंने अन्नपूर्णा योजना बनाई जी, और अटल के पास गया। मैं कहा अटल जी, सबसे गरीब इतने परिवार, उनको 20 किलो अनाज मुफ्त। कहना अनाज है तेरे पास? मैंने कहा चिंता ना करो। कहने लगा कर दो। और अटल जी के मंत्रिमंडल में सबसे बड़ी बात अगर मुझसे को पूछे क्या थी, मैं खाद्य मंत्री था, लेकिन मैं अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री था। यानी अन्नपूर्णा योजना चलते चलते मैंने परमिशन ली अटल जी से। मैं कहा अटल जी, कैबिनेट की मीटिंग तो देर से होगी, मैं जल्दी कर दो। तो अटल जी के साथ बड़े प्यार के संबंध होते थे, और ये योजनाएं अटल जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री ना होता तो शायद इस ढंग से योजना लागू ना होती। राइट। अटल जी भी भावुक थे क्या? काफी बहुत भावुक, बहुत भावुक। अटल जी की तरह कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, अपने भाषण में कहा करते थे, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने भी किया, अच्छे काम किए, कम किए हम ज्यादा करेंगे। एक और बात कहते थे याद रखो, दलों की दीवारें बहुत छोटी होती हैं, दलों की दीवारें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन राष्ट्र का मंदिर बहुत ऊंचा होता है। हमेशा दलों की दीवारों में मत रहा करो। एक और बात कहते थे, हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए, हम समाज बनाने के लिए आए। छल कपट से, दल बदल से सरकार बन जाएगी, समाज नहीं बनेगा। समाज बनाने के लिए ईमानदारी से सरकार बनानी होगी, इसलिए हम दल बदल छल कपट नहीं करेंगे, ईमानदारी से सरकार बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी को असली विचार देने वाले, उनके साथ बड़े निकट के मेरे संबंध थे। और जो कुछ, और मुझे खुशी है कि उनके सहयोग से सरकार में रहते हुए बहुत कुछ मैं भी कर सका। आपकी सर एक खास बात, लोग कहते हैं कि आप विपक्ष के नेताओं की तारीफ करने से भी पीछे नहीं हटते। अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है अगर, तो आप पीछे नहीं हटते हैं। जैसे भी पीछे आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सुखू जी, उन्होंने अपने सेविंग्स में से जब पैसे कुछ दान दिए, उस टाइम पे भी आपने वो बहुत मुखर होकर उनकी प्रेज करी। और भी बहुत सारे इंसिडेंट आपके बारे में इस तरीके से किए जाते हैं। तो क्या अंदर से ये वही है ना, दलों की दीवारें तो छोटी होती हैं, राष्ट्र के मंदिर में हम सब बराबर हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है विपक्ष का व्यक्ति, उसकी तारीफ क्यों ना की जाए। मैं ही नहीं, उस वक्त के सभी नेता हम एक दूसरे के बारे में ध्यान रखते थे। अच्छी बात कोई भी करता है उसका सहयोग करो। तो मैं तो पार्टी की पहली पीढ़ी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझे अगर लगे कि अच्छा, जैसे मैंने जो एक कार्यक्रम सुखू जी ने शुरू किया, आश्रय, सुखाश्रय योजना, बहुत अच्छी योजना है। जिनका कोई नहीं उनकी सरकार,
अनाथ बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो अच्छा काम कोई भी करे उसकी तारीफ करने से बुरा नहीं करना चाहिए। राजनीति के हल्केपन में नहीं आना चाहिए। ये अपना मैंने यही सीखा है और मैं आज तक यही कर रहा हूँ। राइट। इसीलिए देखिए पिछले दिनों घटना घटी कि मैं कहीं से आ रहा था और जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा जो चौक पर लगी थी वो खराब हुई थी। मुझे बड़ी चिंता हुई। देश के पहले प्रधानमंत्री पालमपुर में मैंने एसडीएम को पत्र लिखा, 1 लाख का चेक भेजा, एकदम इस मूर्ति को ठीक किया जाए। खैर उसके बाद मूर्ति ठीक हुई तो यहाँ के विधायक आशीष जी आए, कहने लगे मूर्ति ठीक होगी, उसका अनावरण आप कर सकते हैं। मैं कहा क्यों नहीं कर सकता। मैंने अनावरण किया, हमारे को लोग नाराज हो गए। यानी हमारे 1-2 कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि आपको तो अब कांग्रेस में चले जाना चाहिए। तो मैंने उनको याद दिलाया कि अटल जी जब प्रधानमंत्री बने अपने ऑफिस की ओर जा रहे थे, पहले भी वहां जाते थे, तो वहां सामने नेहरू जी की फोटो लगी थी। उस दिन किसी ने उतार दी, उन्होंने देख ली और अपने कमरे में जाकर कहा कि फोटो किसने उतारी है, सबसे पहले वो फोटो लगाओ, क्या बात। फिर मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा। मैं कहा ये है भारतीय जनता पार्टी। मैंने भी यही किया, लेकिन कुछ नाराज हो गए। राजनीति अब बड़ी छोटी हो गई। राजनीति में वो महानता राष्ट्र का मंदिर है जहां बराबर है, तो वो जो महानता थी उस वक्त के राजनीति के अंदर, आप हैरान होंगे, यूनाइटेड नेशन में एक बड़ी जबरदस्त बहस होने वाली थी कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत झंझट हो गया था और कश्मीर के बारे में उस बहस में शामिल होने के लिए पार्लियामेंट की जो कमेटी जा रही थी, उसकी अध्यक्षता नरसिंह राव ने अटल जी को दी। पूरे देश में लोग हैरान हो गए कि कश्मीर इशू पर भाजपा कांग्रेस के मतभेद हैं, ये क्या कहेंगे वहां पर। लेकिन नरसिंह राव ने, कांग्रेस के लोग थे उसमें 2 पार्टियों के और भी थे, लेकिन अध्यक्ष अटल जी को बनाया। और अटल जी जब राष्ट्रसंघ में गए बोले, तो जब बोले तो ऐसा लगा पूरा भारत बोल रहा है, पूरा भारत बोल रहा है। और जो लौटे तो लोगों ने पूछा कि आप तो भाजपा गए थे, बड़े मतभेद थे। तो अटल जी ने महाभारत की बात सुनाई थी कि देखो, युधिष्ठिर को भी एक बार इस सवाल पूछा था, तो युधिष्ठिर ने कहा देखो भाई, जब हम घर में हैं तो पांडव 5 कौरव 100, लेकिन बाहर हैं तो वयम पंचाधिकम शतम, तो हम 105 है। राष्ट्र संघ में मैंने पूरे भारत का नेतृत्व किया। क्या बात। भारत की राजनीति हल्की छोटी नहीं होनी चाहिए। मैं अखबार पढ़ता हूं तो एक बार देख कर बदल देता हूं। मैं कहता हूँ इसमें तो गाड़ मुहाड़ है और कुछ नहीं। मजाक करता है, गाड़ मुहाड़ है और कुछ नहीं है। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि गुलाम भारत में राजनीति देश के लिए थी, आज राजनीति केवल कुर्सी के लिए है, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। ये राजनीति देश के लिए होनी चाहिए। ये मान्यताएं, ये विशेषताएं राजनीति में आनी चाहिए। एक इंसिडेंट और आता है आपसे जुड़ा हुआ कि जब आपको और 26 और लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, जब आपको और 26 और साथियों को सस्पेंड कर दिया गया था, क्या आप बात करना चाहेंगे इस बारे में? पार्टी के अंदर की छोटी छोटी बातें थी, उनको छोड़िए। छोटी थी, चलिए। सर, अभी एमपी के इलेक्शंस हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हैं अभी, और हिमाचल से भी कैंडिडेट्स चारों के चारों नाम घोषित कर दिया है बीजेपी ने। कंगना रनौत मंडी से लड़ रही हैं। एक वीडियो देख रहा था मैं अभी, कुछ 3-4 साल पहले शायद आपके पास आए थे, तो बोल रहे थे कि हमारा कुछ फैमिली रिलेशन है, मैं पॉलिटिक्स के रिलेटेड नहीं आई थी। फैमिली रिलेशन है आपका उनके साथ? उनके साथ परिचय है, वो एक बार पूरे परिवार से मेरे घर आई थी, इतना ही। अभी वो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मेरा अगले चुनाव के बारे में मेरा ये कहना है, आज का समय मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, देश के लिए स्वर्ण युग है। मैं 51-52 से देख रहा हूं, इतना बढ़िया समय कभी इतिहास में नहीं आया था। असंभव संभव हो गए, 317 खत्म हो गया।
अडवाणी जी को मैंने कहते सुना था कि हम हजारों लोग जेल में गए थे, मुखर्जी का बलिदान हुआ था और कई लोग शहीद हुए थे, लेकिन 370 खत्म नहीं हुई। अब लगता है शायद ना हो। वो 370 खत्म हो गई, 500 साल के बाद राम का मंदिर बन गया, जिसका प्रस्ताव भी यहीं पे ही पालमपुर में ही पालमपुर में प्रस्ताव पास हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो समय है ये स्वर्ण युग है मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, मेरे देश के लिए। और भारत की जनता ने निर्णय किया है कि श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार रिकॉर्ड सीटें से, नया रिकॉर्ड बनेगा इस बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपको एक बार बताऊं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, देश देश और देश, दिन रात देश के लिए। तो इस चुनाव में जो भी भाजपा के जाएगा वो जीतेगा। अब मंडी में कंगना रनौत को बनाया है। कंगना रनौत, देखिए मैं एक बात कहता हूं, छोटे से हिमाचल के छोटे से गांव के साधारण परिवार से निकल करके हिमाचल की इस बहादुर बेटी ने सिनेमा जगत में जो अपना नाम बनाया है वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। और मुझे लगता है ये हिमाचल में सांसद बनेगी तो हिमाचल के लिए कुछ विशेष निश्चित रूप से करेगी। लेकिन कुल मिलाकर पूरे भारत ने निर्णय कर लिया है कि भाजपा आ रही है, रिकॉर्ड सीटों से आ रही है, और अगले 5 साल नरेंद्र मोदी इस देश में कुछ विशेष करेंगे और इस भारत जो है सचमुच शहीदों के सपनों का भारत बनेगा, मुझे भरोसा। जो यूथ है जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, भारत के युवा के लिए तो मेरा एक ही संदेश है कि देश के लिए जीना सीखो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं भारत के युवाओं से, हर युवा जो समय स्कूल में है, कॉलेज में है, वो जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या कुछ और बनना चाहता है। अपने भारत के उन युवा मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी शुभकामना है, तुम जो बनना चाहते हो वो बनो, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ भी बनने से पहले सबसे पहले एक अच्छा मनुष्य जरूर बनना, देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदारी से जीवन जीने वाला मनुष्य जरूर बनना। और मैं कहता हूं कि देश के युवा इसको नोट कर लें। अगर ये नहीं बनोगे तो कुछ भी बनोगे, गिर जाओगे कभी। 4-5 साल पहले की बात है, भारत के IAS परीक्षा में प्रथम आने वाली एक महिला पूरे भारत में जो फर्स्ट IAS परीक्षा में आई थी, वो कहीं डिप्टी कमिश्नर लगी, भ्रष्टाचार किया, छापा पड़ा, कुछ करोड़ रुपए मिले, आज वो जेल में है। ऐसे कितने लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े योग्य लोग, इतने पैसे लूटे कि उनके इकट्ठे पैसों के नोटों के ढेर और करोड़ों लोगों ने देखे। तो क्या फायदा? इसलिए कुछ भी बनने से पहले मेरे देश का युवा एक अच्छा नागरिक बने, देशभक्त बने, अच्छा मनुष्य बने। अच्छा मनुष्य बनोगे तो कुछ भी बन जाओगे, वहीं रहोगे, गिरोगे नहीं। ये भगत सिंह जैसे लोगों का देश है जो फांसी के फंदे पर चढ़कर भी मुस्कुरा सके थे। अगर भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़कर भी मुस्कुरा सकते हैं तो क्या हम जहां हैं वहां ईमानदारी से अपना काम नहीं कर सकते? वो देश के लिए मर सके, हम देश के लिए जीवित रह करके दिखा दें। यही युवा मित्रों को मेरा संदेश। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी मेरी, और ये मैं पॉलिटिकल जो सीरीज अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, बड़ी इच्छा थी। मैंने पहले ही बताया कि आपसे शुरुआत हो जाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा, आपने एक बार पूरे जीवन को मुझे याद दिला दिया। बहुत आनंद आया सर, धन्यवाद। The Himachali Podcast.